हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी? तो ये कल का क्वेश्चन है। इसमें द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी? तो इसका आंसर होगा अम्बाला एयरबेस से। तो आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अम्बाला वायुसेना स्टेशन से राफेल विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। इस उड़ान के साथ वो भारत के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। तो यह पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी और APJ अब्दुल कलाम ने भी भरे, लेकिन वो सब अलग अलग लड़ाकू विमानों में उन्होंने उड़ान भरी। लेकिन यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का दूसरा सवाल है हमारा, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन संयुक्त सेनाओं की भागीदारी से हुआ? तो इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों की भागीदारी से यह युद्धाभ्यास हुआ है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ पर आयोजित एक प्रमुख त्रिसेवा थल सेना, नौसेना, वायुसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आधारित है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन क्षमता, युद्ध तैयारी और भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे बहुक्षेत्रीय युद्ध कौशल को मजबूत करना है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन संयुक्त सेनाओं की भागीदारी है? तो इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना की भागीदारी है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं थल सेना के स्थापना 15 जनवरी को हुई थी और इसके अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। इसी तरह नौसेना की 4 दिसंबर को हुई थी स्थापना इसकी, और इसके हैं दिनेश त्रिपाठी। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इसके अध्यक्ष वगैरह। और CDS पूछा जाए तो CDS अनिल चौहान है। पहले बिपिन रावत थे और दूसरे CDS जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस, वो हमारे अनिल चौहान जी हैं। तो ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी कर्मचारियों से संबंधित है। देखते हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। तो जैसा कि हमारे जो कर्मचारी हैं हमेशा वो लोग अपने वेतन को बढ़ते हुए को लेकर ललायित रहते हैं। तो यहाँ पे 8वां वेतन अब लागू होने जा रहा है, जिससे हर कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% की वृद्धि होना तय है। तो यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर आगे बढ़ी। मंगलवार को उसने इस आयोग की सेवा शर्तों को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष बनने वाले प्रस्ताव को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई। आयोग में एकमात्र सदस्य IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष होंगे, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। इसमें महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ते, आवास भत्ते में संशोधन होने के आसार हैं। आयोग को इसकी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देनी होगी। 7वें वेतन आयोग के वेतन में 14.3% वृद्धि की सिफारिश की गई है। कर्मचारियों के वेतन, यहाँ ये फैक्ट हम लोग याद कर लें। कर्मचारियों का वेतन उनके नियोक्ता द्वारा दी गई वेतन निधि से दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राशि भारत की समेकित निधि या संबंधित राज्य की संचित निधि से आती है। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि PF जैसे फंड भी कर्मचारियों के बचत के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, इसमें केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे तथा इस आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया था।
तो ये हमारा कर्मचारियों से संबंधित सवाल पे चर्चा हो गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे राम मंदिर से संबंधित है, जो कि इसका ध्वजारोहण होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं कि 360 डिग्री घूमेगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा। अब इसकी व्याख्या चल लेते हैं। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर फहराने वाला ध्वज पैराशूट कपड़े से निर्मित कराई जाएगी। पैराशूट वाले कपड़े से निर्मित कराई जाएगी। 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी धर्म ध्वजा का वजन लगभग 11 किलोग्राम होगा। इस पर सूर्यवंश का प्रतीक चिन्ह है और अयोध्या का राज चिन्ह कोबीदार वृक्ष अंकित होगा और यह 360 डिग्री घूम सकेगा। ओमकार चिन्ह इस पे उकेरा जाएगा तथा मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मिलित होंगे तथा मंदिर ट्रस्ट ने धर्म ध्वज के आरोहण मतलब चढ़ाना और आरोहण मतलब उतारना के परीक्षण से संबंधित सेवा को भी जोड़ा गया है। इसे सेना अधिकारियों के विभिन्न अवसरों पर विषम परिस्थितियों में अधिक ऊंचाई पर भारतीय ध्वज फहराने का अनुभव होने के कारण इस ट्रस्ट का लाभ लेकर ध्वजारोहण को 0 एरर वाला बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतलब ध्वज को चढ़ाना उतारना ये भारतीय सेना को सौंपा गया है, क्योंकि भारतीय सेना ऊंचे ऊंचे जगहों पे उसे ध्वज चढ़ाना उतारने का कौशल प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पर भी भारतीय सेना को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और यह 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 22 फीट लंबी 11 फीट चौड़ी धर्म ध्वजा का वजन लगभग 11 किलोग्राम होगा और यह पैराशूट वाले कपड़े से निर्मित किया जाएगा। इस पर सूर्यवंश का प्रतीक चिन्ह सूर्य और अयोध्या का राज चिन्ह कोबीदार वृक्ष अंकित होगा। अब यह 360 डिग्री घूम सकेगा। अब आइए हम राम मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। राम मंदिर के निर्माता लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा हुआ था। उसके बाद इसकी स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। शिलान्यास का 5 अगस्त 2020 को ही हो गया था। इसका निर्माण पूर्ण 5 साल 5 महीने और 4 सप्ताह से यह निर्माणाधीन है। मंदिर का जो डिज़ाइन है चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया तथा राम मूर्ति के जो शिल्पकार थे वो अरुण योगीराज जी थे। तो ये हमारा मंदिर से संबंधित फैक्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला हम फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि शॉर्ट में है। 6 सालों में सर्विस सेक्टर ने 4 करोड़ की नई नौकरियां। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र के रोजगार में हिस्सेदारी 2011-12 में 26.9% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 29.4% हो गई है। तो यहाँ पर 6 सालों में लगभग 2019 से लेकर 2025 के बीच में सर्विस सेक्टर ने 4 करोड़ नई नौकरियाँ दी हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। यहाँ नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला देख लेते हैं। भारत में रूस के सहयोग से अब 2 इंजन वाले नैरो बॉडी SJ-100 यात्री विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग कम दूरी शॉर्ट हॉल या घरेलू उड़ान के लिए किया जाएगा। इसके लिए सरकारी और स्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस की सरकारी स्पेस कंपनी यूनाइटेड क्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के साथ समझौता किया गया है। इस पर सोमवार को मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए। भारत में यात्री विमान बनाने की पहली ऐसी परियोजना होगी। अगला फिर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1971 में आज ही वर्षों के शोध के बाद अमेरिका में सर्जन डॉक्टर कार्ल ब्राइटन व डॉक्टर जेकरी B फ्राइडनबर्ग ने पहली बार बिजली का प्रयोग कर हड्डी फ्रैक्चर से मरम्मत की थी। यह निम्न स्तरीय विद्युत आवेश शरीर की आंतरिक मरम्मत प्रणाली को उत्तेजित करता है। तो हमारे 1 लाइनर टाइप के फैक्ट थे शॉर्ट में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का ये हम लोगों का करंट अफेयर था जो कि समाप्त हुआ। और यह क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें तथा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी करें, आप लोग सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही रोज़ आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें और भी सुधार होंगे। आगे चलकर आपको सभी विषयों के इम्पोर्टेंस नोट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं वो मिलेंगे। तो इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।